हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग 1500 प्लस की सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें आज के 15 क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है सृजनात्मकता क्या है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला है बुद्धि का एक प्रकार है जो उन कौशलों से है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि का एक प्रकार है जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तीसरा है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो है 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन इसमें दे रखा है सृजनात्मकता के बारे में, तो वो सही ऑप्शन है समस्याओं के मौलिक और अपसारी संसाधनों को या समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। 3 नंबर जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए ये बता रखा है। पहला है बच्चे अपने अधिगम की सुगम बनाने के लिए, यानी के की जगह को आएगा, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। यानी शिक्षक से जो है वो सहायता ली जाती है अधिगम को सुगम बनाने के लिए और मार्गदर्शन के लिए। दूसरा है बच्चे हमेशा उत्सुक रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेना जो है वो कोई भी प्रभावी कक्षा का भाग नहीं होता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं तो ये यहीं से गलत हो गया। इसके बाद आता है बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 नंबर है कि एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है सीरीज का अपना, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थी की सहायता करेगा। असंबद्ध भाग जो है वो अगर प्रस्तुत करेगा तो वो क्या बताएगा कि शिक्षार्थी की सहायता करेगा, तो सहायता तो नहीं करेगा। इसके बाद है शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तो अगर बड़ा भाग एक साथ पढ़ेंगे तो कार्य को आसान नहीं बनाएगा। तीसरा है शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को वो कठिन बनाएगा। और अगला है प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो 3 नंबर इसका सही आंसर है कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को ये कठिन बनाएगा अगर हम लोग एक साथ सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है, यानी भाषा अर्जन के बारे में ये कि भाषा अर्जन जो है वो क्या दर्शा रहा है। इसके अंदर बोल रहा है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया है। ठीक है। इसके बाद देखिए भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। इसके बाद आता है प्रकृति और पोषण पर बहस। इसके बाद आता है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। यानी क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बच्चे भाषा अर्जित करते हैं, यानी भाषा का बच्चे क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। उसके बाद में आता है कि आनुवांशिक रूप से ऐसा करने को पूर्ववत करते हैं और माता पिता जो है प्रारंभिक अवस्था से ही गहन रूप से उन्हें सिखाते हैं। ये प्रश्न जो वो दर्शाता क्या है, तो यह प्रश्न जो है वो क्या दर्शाता है, प्रकृति और पोषण को दर्शाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति और पोषण पर बहस कर रहे हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आता है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। तो ये तो सीधा सीधा प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गतिक और चौथा दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। इसके बाद आता है सामाजिक अनुबंधन। इसके बाद आता है सहायक उद्देश्य और दंड और आज्ञा पालन। तो इसका जो सही आंसर है कि एक काम आप मेरे लिए कीजिए मैं आपके लिए करूँगा, तो यह एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अभिमुखीकरण कर रहा है। इसके बाद आता है जो प्रगतिवादी शिक्षा है। प्रगतिवादी शिक्षा जो है वो क्या बताती है, अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। यानी ये क्या है, प्रगतिवादी शिक्षा जो है पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। फिर आता है इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना चाहिए, बिना दंड का प्रयोग किए पढ़ाया नहीं जा सकता। ये तो यहाँ पर सीधा सीधा गलती हो जाता है। और प्रगतिवादी शिक्षा जो है अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। लास्ट ऑप्शन इसका है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिकाधिक
बल देती है। तो ये क्या है, अधिक बल देती है किस पर, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर। कौन सी शिक्षा, प्रगतिवादी शिक्षा। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका सही है। इसके बाद आता है कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके किस कारण, उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। यानी इस प्रकार के प्रश्न जो वो किसको बढ़ावा देते हैं। तो पहला ऑप्शन है मानकीकृत आकलन, ये गलत है। फिर आता है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर अपने पास में चारों में से कौन सा आता है, तो ये आता है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। यानी सबसे सही ऑप्शन जो है निम्न में से कौन सा है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। अधिगम जो है विकास के पीछे रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। और लास्ट ऑप्शन है कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। यानी ये जो पहला जो दे रखा है ये गलत ऑप्शन है इसका, कि अधिगम से स्वतंत्र नहीं है, विकास पीछे भी नहीं रहता है, समानार्थक परिभाषिक शब्द है या नहीं है। तो इसके अंदर जो सबसे सही ऑप्शन है वो क्या है कि ये जटिल तरीके से परस्पर अंतः संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। 4 सिद्धांत दे रखे, इनमें से कौन सा सिद्धांत जो विकास का नहीं है। पहला, विकास संशोधन योग्य है, बिल्कुल है। ये केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। फिर जीवन पर्यंत होता है, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल प्रभावित होता है। दूसरा ऑप्शन जो है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मानदंडों पर आकलन करना है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। इसके बाद आता है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी समझ निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है किसे, शिक्षार्थियों को। तो ये जो शिक्षा होती है बाल केंद्रित, ये शिक्षार्थियों के लिए होती है। तो ये जो 2 नंबर ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन देखिए क्या क्या है, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है, तो ये गलत है। इसके बाद आता है कि शिक्षक बच्चों के व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है, जब ये उसका पालन करते हैं उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो 2 नंबर ऑप्शन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, बुद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला, बुद्धि को केवल मानकीकृत बहुलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। फिर है बुद्धि जो है, यहाँ बुद्धि है, बुद्धि जो है वो क्या है, मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। उसका उदाहरण भी दे रखा है, प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। इसके बाद है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। और एक लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बुद्धि जो है वो क्या है, बहुआयामी है और इसमें अनेक पहलू आते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है कि इसमें जो है वो कई पहलू आते हैं। 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो सारे प्रश्न है ये सीटेट के पेपर में आए हुए हैं। सीटेट के जो 2015 का पेपर है गणित और विज्ञान का, उसके आए हुए क्वेश्चन है। और इसके पहले जो 15 क्वेश्चन है वो मैं एक और वीडियो है उसमें करवा चुका हूँ आपको। अब देखिए, लिंग या जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। अनुवांशिक विशेषताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है, स्त्रियोचित पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। और अगला आता है अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। यानी ये बात कर रहा है जेंडर गैप की, कि ये किसकी ओर संकेत करता है, तो ये संकेत करता है सामाजिक अभिवर्तियों के कारण उपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से व्यवहार जो वो भिन्न करना, अलग अलग व्यवहार करना जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्न में से किसे किए जाने की संभावना जो है वो सर्वाधिक है। यानी आपके पास में क्या है, कोई एक विद्यालय है और उस विद्यालय में शिक्षक के रूप में आपके पास में कुछ बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं इनमें से किस संभावना जो वो सबसे ज़्यादा होती है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायताएं उपलब्ध कराएंगे। अगला ऑप्शन आता है उन्हें याद करने के लिए उत्तर पुस्तिका को 5 बार पढ़ने के लिए और गृह कार्य करने के लिए देंगे। तो ये तो गलत ही ऑप्शन है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, बच्चों से कहेंगे कि आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। जो नेगेटिव है वो कभी भी आंसर नहीं होगा। माता पिता को बुलाएंगे और ट्यूशन का, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है,
पहला जो है वो इसका सही ऑप्शन है कि कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग करेंगे और अन्य सहायताएं जो है वो उपलब्ध कराएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति, अन्य बातों में बहुत अंतर है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होती है? ठीक है, यानी ये बात कर रहा है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात कर रहा है कि इस संबंध में विद्यालय जो है उसकी क्या भूमिका रहती है। पहला है बच्चों के आकलन के नियामक मानक स्थापित करना, ये जो है कोई खास भूमिका नहीं है इसमें। इसके बाद आता है सुनिश्चित करना शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें, तो ये भी इसमें ज़्यादा सही ऑप्शन नहीं है। अगला आता है सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, तो अलग अलग बच्चे जो हैं उनका विकास एक प्रकार से हो, ये बोल रहा है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। लास्ट जो ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा, इसमें दे रखा है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर जो है वो मिल सके, ये वाला जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये सारी क्वेश्चन जो सीटेट के पेपर में आए हुए हैं, इसके अलावा भी हम लोग सीटेट, एस्टेट या रीट जो है या यूपी टेट जो है अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, जिसमें 1500 प्लस क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।